नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत धुरंधर तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। चलिए, तो क्वेश्चन सीरीज की काफी डिमांड आ रही थी आप लोगों का कि सर क्वेश्चन भी कराओ। वैसे ही कुछ क्वेश्चन सीरीज और भी लेके आ रहे हैं, बट आज 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कुछ प्रीवियस ईयर करेंगे और साथ में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जिसमें कुछ चेंजेस है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, और मैं बार बार बोलता हूं कि अगर आपको बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग चाहिए चैप्टर की कि एग्जामिनर कैसे पूछता है, नंबर कैसे बढ़ेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एनालिसिस करके करना होता है। ठीक है, तो आज मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके साथ पढ़ूंगा, आपके साथ सॉल्व करूंगा। और मेरी विश्वास मानो तो मैंने इसके पहले ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, मैं आपके सामने करूंगा। देखते हैं आप और हम कितने जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, मेरे सामने मोबाइल है और मैं इसमें क्वेश्चंस पढ़ता रहूंगा आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है और ये मेटलर्जी का क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, अब इस मेटलर्जी के क्वेश्चन में पूछा गया है हेमेटाइट का ओर का नाम, मैग्नेटाइट का, कैलामाइन का और कैलिनाइट का। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और ये इतना पॉपुलर है ये दोनों, मैं इसको, ये इतना ज्यादा पॉपुलर है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ये इतने पॉपुलर है। कोई मतलब मुझे लगता है 9th क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है ना केमिस्ट्री, वहीं पे बता दिया जाता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट के बारे में। ठीक है, तो देखोगे हेमेटाइट इज Fe2O3। मैंने आपको याद कराता हूं हेमा, हे मतलब छोटी बहन और मां मतलब मैग्नेटाइट, Fe3O4। कैसे पता चला यार, हे छोटी है +2, मां मैग्नेटाइट थोड़ा बड़ा समझ लो +3, ऐसा करके समझ सकते हैं, बट वो +3 है नहीं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड, Fe और Fe2O3 इसमें मिक्सचर होता है। बस समझने के लिए ठीक है, बट यहां पे लिखना अच्छा नहीं रहेगा, एवरेज निकालोगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा। सी ऑप्शन यहां से आपको चमक रहा होगा, 1 A का 3 और सीधा B का 1 पे चला जाएंगे। ठीक है, इतने से ही पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे, कैलामाइन क्या होता है। तो कैलामाइन इज ZnCO3, जिंक का कार्बोनेट को हम कैलामाइन कहते हैं। ये तीनों हमने बड़े अच्छे से बच्चों पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैं स्क्रीन में देख रहा हूं, कैमरा यहां, चलो अब यहां देखूंगा कैमरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपकी स्क्रीन पे रहेगा गिवन बिलो, ये भी मेटलर्जी का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं मेटलर्जी फिर DNF ब्लॉक फिर P ब्लॉक ऐसे करके चल रहा हूं। ये भी 22 का ही क्वेश्चन है। देखो मेटलर्जी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया था 22 के लिए, लेकिन अगर मेटलर्जी 22 में पूछा गया है तो शायद इस बार ना पूछा जाए या एक क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा। एलिंघम डायग्राम प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। और दूसरा कह रहा है एलिंघम डायग्राम एक्सप्लेन्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन। कौन सा सही है कौन सा गलत है? एलिंघम डायग्राम हम पढ़ते हैं मेटलर्जी में। ठीक है, जहां पे हम एक्सट्रैक्शन कर रहे होते हैं, रिफाइनिंग से पहले वाला प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं, उसमें हम एलिंघम डायग्राम पढ़ते हैं। चलिए, तो देखो एलिंघम डायग्राम मैंने आपको बताया है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G वाला जो आपके पास गिव्स फ्री एनर्जी का रिएक्शन होता है, इस पर बेस्ड होता है। ठीक है ना, डेल्टा G नेगेटिव होगा तो वो रिएक्शन होगा, या बहुत पढ़ते हैं। बट जो गिव्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है वही एलिंघम डायग्राम को फॉलो करता है, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर गिव्स फ्री एनर्जी और एलिंघम डायग्राम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी इक्वेशन पर बेस्ड है ये, और यही हमें बताता है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये भी बताता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी और ये भी बताता है रिएक्शन की फिजिबिलिटी। तो स्टेटमेंट 1 बहुत सही है, लेकिन एलिंघम डायग्राम रेट ऑफ द रिएक्शन या रिडक्शन नहीं है, वो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ी बताता है, काइनेटिक्स थोड़ी हो रहा है। तो 2 तो इनकरेक्ट है, 1 अपना करेक्ट है बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं उसके बाद थर्ड पे, इसका मैं PDF भी शेयर कर दूंगा, इसमें आंसर भी मार्क्ड है तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैल्सिनेशन। दो तरह के होते हैं बेटा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, एक्सेप्ट नंबर 2। ठीक है ना, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग समझते हैं। कौन कैल्सिनेशन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैल्सिनेशन रिएक्शन। तो देखो आपके पास कौन कैल्सिनेशन रिएक्शन नहीं है। अच्छा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस था? रोस्टिंग बच्चे सल्फाइड ओर के लिए होता था, रोस्टिंग बच्चों सल्फाइड ओर के लिए होता था।
ठीक है, और सल्फाइड ओर में से जो सल्फर था बेटा वहां पे SO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है, यही था रोस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैल्सिनेशन? पढ़िए यहां पे ए ऑप्शन, जिंक कार्बोनेट, Fe2O3, CaCO3.MgCO3, और आपके पास ऑप्शंस है, कौन? तो हमने पढ़ा है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इनकी हीटिंग को हम कैल्सिनेशन कहते हैं, लेकिन क्या ये प्लस माइनस एक्सचेंज रिएक्शन, क्या ये कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, ये हमने कभी पढ़ी? ये तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में थोड़ी हुआ। ठीक है, चलिए, तो डी ऑप्शन कैल्सिनेशन नहीं है। नेक्स्ट पे लेके जाते हैं, ऑप्शन डी ऑप्शन सही है, अगले पे जाते हैं। नीट 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन हाईली प्योर मेटल एट रूम टेम्परेचर? चलिए, मैंने सामने से पढ़ दिया, ध्यान दीजिएगा, हाईली प्योर मेटल ऑब्टेन करना है जो लिक्विड भी है रूम टेम्परेचर पे, बहुत अच्छा। और विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन, कौन से मेथड से हाईली प्योर मेटल आप अपना मिल सकता है आपको? तो बेटा वो होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन से हाईली प्योर लिक्विड मेटल ऑब्टेन करते हैं, ये हमने रिफाइनिंग के अंदर पढ़ना होता है, रिफाइनिंग ऑफ द मेटल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक पे लेके जाते हैं, एकदम सही है, अगले टॉपिक पे लेके जाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फर्नेस। अरे, जब हम मेटलर्जी ऑफ द आयरन पढ़ते हैं तो उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। मेटलर्जी ऑफ द आयरन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें हम ब्लास्ट फर्नेस बनाते हैं, और ब्लास्ट फर्नेस कुछ इस तरह से होता है इसमें, ठीक है। यहां पे बहुत सारे बेड्स लगे होते हैं और इन्हीं बेड्स में टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कहां तक हम बढ़ा सकते हैं ब्लास्ट फर्नेस में? और 1900, 5000, 1200, 2200, 4 डिफरेंट होते हैं कंबशन जोन, यहां पे आ जाएंगे हम सबसे पहले, दैट इज 2200 केल्विन इज द हाईएस्ट टेम्परेचर दैट वी कैन अचीव, ठीक है। आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट 4 टेम्परेचर भी आपको पूछा जाता है, तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, पढ़िए। ब्लिस्टर कॉपर हैज अ ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2. Vapor phase refining is carried out for nickel by Van Arkel. Pig iron can be molded into variety of shapes. Wrought iron is impure with 4% of the carbon. करेक्ट पूछा गया है। देखो, पहला गलत है। ब्लिस्टर कॉपर में वो होता है ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, मतलब फूल गया होता है, ठीक है, पपड़ी निकलना, और वो CO2 के नहीं SO2 की वजह से होता है, तो ये तो गलत हो गया, पहली बात। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल बाय वैन आर्कल मेथड, ठीक है ना। वैन आर्कल मेथड, वैन में ताई जाती है, तो बेटा ये टाइटेनियम के लिए होता है, ठीक है, नॉट फॉर निकल के लिए नहीं होता है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। होता तो और के लिए, बट एनसीईआरटी में टाइटेनियम दिया हुआ है, तो हम उससे वही पढ़ेंगे। तीसरा पढ़ते हैं, pig iron can be molded into variety of shapes. The correct statement among the following is, सही है। pig iron वैसे तो impure form of iron है, बट इसको डिफरेंट शेप्स में, जैसे हम इसको, पहले तो शेप्स की बात छोड़ो, पहले तो इसको हम पिग आयरन को रॉट आयरन, कास्ट आयरन, इस सब में बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इट कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप, सही। अच्छा, दूसरा पढ़ते हैं, रॉट आयरन इज इंप्योर आयरन विद 4% ऑफ कार्बन, गलत है बेटा। 4% पिग आयरन में होता है, रॉट आयरन में इससे भी कम होता है, 2 to 4% हो जाता है वो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आते हैं, वैरायटी ऑफ शेप्स में मोल्ड करते हैं, बट अगेन इट इज ब्रिटल, इंप्योर फॉर्म ऑफ पिग आयरन, जो इंप्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, कॉलम ए और कॉलम, जनरली आपको देखोगे तो स्मेल्टिंग ऑफ द आयरन, या फिर रिफाइनिंग के मेथड्स, या फिर ओर के नाम, ये 3 चीजें ही मेटलर्जी में पूछी गई हैं बच्चों। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉलम 1 और कॉलम 2 करिएगा। देखो क्या दिया गया है, बोरोन प्यूरिफिकेशन मेथड आपको बेसिकली करना है, देखो यहां पे लिखा हुआ है प्यूरिफिकेशन मेथड आपको मैच करना है। चलते हैं, बोरोन को कौन से मेथड से प्यूरिफाई करते हैं, टिन को, जिरकोनियम को, निकल को। चलिए जल्दी से, तो देखोगे अभी हमने पढ़ा था कि वैन में
एक हमारी ताई जी हैं, वो आती हैं जिनका नाम है जरीना, बड़ी नई तरह की ताई है हमारी। वैन में टाइटेनियम और जिरकोनियम, ठीक है, वैन है मारुति वैन, जिसमें ताई है जिनका नाम है जरीना। तो बेटा टाइटेनियम और जिरकोनियम किससे होंगे? वैन आर्टिकल से। तो सी का वन ऑप्शन है, सी का वन ऑप्शन यहां है और यहां है। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब डी का 2 होगा, ये फॉर श्योर है। देखोगे डी का, हमने अपने पढ़ा हुआ था मोनिको, मोल्ड प्रोसेस से निकल होता है जिसमें हम कार्बोनिल का इस्तेमाल कर लेते हैं, मोनिको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद आते हैं कि सर बी ऑप्शन टिन का। यार टिन जो है वो हम लिक्वेशन से करते थे। टिन, रिफाइनिंग मेथड ऑफ टिन इज लिक्वेशन। कहां आ गया? ये रहा। और बोरोन जो है वो आपके जोन रिफाइनिंग मेथड से वो होता है सेमीकंडक्टर्स, है ना, हाईली प्योर सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन हो जाते हैं इससे। कहां से? जोन रिफाइनिंग वाले मेथड से। तो आपके पास ए ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं इस वाले पे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। चलिए पढ़ लेते हैं आपके साथ साथ। पहला स्टेटमेंट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज मेटलर्जी। इनकरेक्ट, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल यूज फॉर आइसोलेशन, सही तो है ये। मेटलर्जी क्या है? जमीन के नीचे से ओर में से मेटल निकालना, दिस इज मेटलर्जी। अब आ जाओ, मिनरल आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ओर और मिनरल एक थिन सा डिफरेंस होता है और वो भी अर्थ के नीचे पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओर आर मिनरल दैट कंटेन ओर आर मिनरल दैट मे कंटेन अ मेटल, इनकरेक्ट। ओर्स आर मिनरल दैट मस्ट कंटेन, भाई अगर उसमें मेटल नहीं है तो मैं उसको ओर और मिनरल बोलूंगा ही नहीं ना, समझे? तो इट इज इनकरेक्ट, यही आंसर आ जाएगा आपके पास। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ICl is more reactive than I2 and ICl bond is weaker than II bond। सरप्राइजिंगली ये इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है जो मैं आपके क्लास में कराता हूं, ठीक है, जो मैं आपके चाहे YouTube की क्लास हो चाहे आपको पेड क्लास हो, मैंने वहां पे कराया हुआ है। चलिए फटाफट बताइए। असर्शन कह रहा है कि ICl is more reactive than I2, रीजन कह रहा है कि ICl bond is weaker than I2। तो आप इसको ऐसे पढ़ें, ICl is more reactive than I2। पहले तो ये समझे कि सही है कि गलत है। अगर सही है तो समझे कि बिकॉज ICl bond is weaker than II bond। जल्दी पढ़ेंगे। चलिए, वैसे तो बेटा ICl is more reactive, ऑब्वियस है, क्योंकि सर इसमें चार्जेस है और इसमें ये नॉन पोलर है। I2 is नॉन पोलर, ICl is पोलर, बिल्कुल सही हो गया। ICl bond is weaker than II bond। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके बारे में क्या ख्याल है? ICl bond is weaker than II bond, बस जल्दी बताइए। अच्छा, बिकॉज करके सोचिए, मैं भी एक बार सोच लेता हूं। मैं मतलब बोला ना कि आपके साथ ही सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए, ICl is more reactive than I2, बिल्कुल सही है। बिकॉज ICl, अच्छा यही पे आ जाता है। देखो दोनों ही ट्रू है, बिल्कुल सही है। दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ना। R is the correct explanation। ICl more reactive इसलिए है, ICl more reactive इसलिए है क्योंकि ये वाला बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा, टूट जाएगा। वीक किस सेंस में बोल रहा है बेटा? सॉल्यूशन के अंदर, एक्वस के अंदर, ठीक है। जो मोर पोलर है वो जल्दी आयोनाइज होगा, जल्दी टूटेगा, उस तरह से ये बात कर रहा है। तो आपके पास बी ऑप्शन आ जाएगा कि ए एंड असर्शन रीजन दोनों ही सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा है, पढ़ लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स। मैंने ऑलरेडी आपको ऑक्सीजन फैमिली में पढ़ाया है और नहीं तो हम पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा तो पढ़ा देंगे। वैसे जहां मैंने पढ़ाई है पेड क्लासेस में वहां तो पढ़ा दिया है। अब आते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। ओहो, देखेंगे कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या यही होता है? क्या कहीं भी एच बॉन्डिंग का ऑर्डर नहीं आता क्या इसमें? क्या एच बॉन्डिंग के ऑर्डर आने की वजह से ये चेंजेस नहीं आते थे? ऑलरेडी एच बॉन्डिंग आने से चेंजेस आते थे और ये स्टेटमेंट गलत है, 1। दूसरा पढ़ते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास, गलत है। एच बॉन्डिंग आता है और एच बॉन्डिंग की वजह से
इसका ऑर्डर उल्टा होता है एज कंपेयर टू, ये वाला तो सही नहीं होता है, तो दोनों ही गलत है। सी ऑप्शन मार के देखते हैं, दोनों ही गलत है बच्चे, सी ऑप्शन मार के देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि सर द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, अरे वाह, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। देखो NH3, यार इसमें ध्यान देना, H बॉन्ड हो रहा है और कुछ नहीं, NH3 में H बॉन्ड हो रहा है, ठीक है। देन वी हैव PH3, देन हमारे पास है आर्सेनिक, और फिर हमारे पास बिस्मथ हाइड्राइड। वैसे तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मोलर मास बढ़ेगा, वंडरवाल के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, तो BiH3 का सबसे ज्यादा हो जाएगा। देखो कहीं BiH3 से सॉल्व हो रहा है, ऑप्शन तो यही आएगा। देखो उसके बाद हमारे पास Sb आ जाएगा, एंटीमनी का हाइड्राइड, तो देखो ये भी सही है, बिल्कुल सही है, बिस्मथ के बाद एंटीमनी आ रहा है। देन आना चाहिए PH3 और NH3, बट अमोनिया का ज्यादा हो जाता है, बिकॉज अमोनिया का ज्यादा हो जाता है NaSH3 फिर PH3 बिकॉज ऑफ द H बॉन्ड, बिकॉज यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, H बॉन्ड लग रहा है, इस वजह से आपके पास बी ऑप्शन आ चुका है। आगे बढ़ जाए, तो 11 करने के बाद नेक्स्ट इज बिल्कुल सही आंसर है, 12 पे मूव करते हैं। क्लोरीन शोज ब्लीचिंग एक्शन। भाई हमारे कहां से सवाल आया है, हमारे पढ़े हुए वीडियो से, आप YouTube पे पढ़ा है, देख सकते हैं, इसी साल वाले में देख सकते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन को 2 बार कराया था, एक इंटेक्स्ट की फॉर्म में, एक थ्योरी की फॉर्म में। चलिए, कह रहा है कि क्लोरीन ब्लीचिंग एक्शन शो करता है बिकॉज क्लोरीन का मॉइस्चर में ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है और ऐसा क्या रिलीज होता है, तो मैंने बताया था, याद करो, जब हमारा क्लोरीन गैस है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट फॉर्म्स HOCl, एंड HCl, बिल्कुल ठीक है। HOCl में बेटा नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, और इसकी वजह से बेटा ब्लीचिंग एक्शन आता है, इसकी वजह से आपके पास क्या आता है, ब्लीचिंग एक्शन आता है, नेसेंट ऑक्सीजन आता है, इसकी वजह से ब्लीचिंग एक्शन आता है। HOCl बेटा इसकी वजह से नेसेंट ऑक्सीजन यहां पे लिखना होगा, एंड दिस इज द रीजन फॉर ऑक्सीडाइजिंग नेचर एंड ब्लीचिंग एक्शन। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं अगले पे, द रीजन, द रिएक्शन दैट इज अ पार्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सीधा रिएक्शन आपको पूछा गया है, नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन का रिएक्शन। नाइट्रिक एसिड इज NO का फॉर्मेशन। जब हम इंडस्ट्री में बनाते हैं तो दिस रिएक्शन, अब ये याद करने वाली रिएक्शन है कि अमोनिया को ऑक्सीजन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, अमोनिया को ऑक्सीजन देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये बनता है रिएक्शन। ये याद करने वाली है, इसमें पढ़ना होता है और याद करना होता है। नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं। फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कम ऑन, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज, जल्दी करिए, फ्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन बिकॉज ऑफ द FF bond has low enthalpy of dissociation। दूसरा ऑप्शन, फ्लोराइड आयन हैज हाई हाइड्रेशन। तीसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन एंड फ्लोरीन हैज अ वेरी स्मॉल साइज। जल्दी करेंगे, फटाफट से जल्दी करेंगे। देखो यार, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सही सेम ही तो हो गया, वैसे तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सेम ही तो, बट ठीक है, कर लेते हैं, देख लेते हैं। आ जाओ, FF bond has low enthalpy of dissociation, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर फ्लोरीन और फ्लोरीन में लोन पेयर होता है, रिपल्सन होता है। अच्छा, रिपल्सन होता है तो बॉन्ड वीक होता है। अब बॉन्ड वीक होता है तो देखिए कैसे करेंगे, रिपल्सन होता है तो बॉन्ड वीक होता है। इधर देखो, बॉन्ड वीक है, टूटेगा, इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, तभी तो ऑक्सीडाइज कराएगा। समझ गए? देयरफॉर बॉन्ड ए ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन, F माइनस हैज हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्लोराइड, अच्छा, हाइड्रेशन इंथैल्पी की वजह से हम ऑक्सीडाइजिंग, अच्छा ये बात ठीक है कि इसकी हाइड्रेशन, क्लोरीन की हाइड्रेशन इंथैल्पी की हम अगर बात करें तो वो हाई होगी बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज, लेकिन इसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब सी पे बात करोगे, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन, ऑब्वियसली थर्ड पीरियड वालों की एफिनिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड वाले, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये नहीं कर पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो ए एंड सी ऑप्शन आपके पास आ चुका है।
दोनों ही सही हो जाएंगे इस बिहाफ पे। तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां जैसे आप अगले क्वेश्चन पे मूव करोगे, इन द लाइट ऑफ बिलो स्टेटमेंट, बिलो स्टेटमेंट दिया गया। अब देखोगे तो मैं कोई बहुत सरल क्वेश्चन कराने के पक्ष में नहीं हूं, थोड़ा दिमाग चले, आप सोचो, स्क्रीन पॉज करो, फिर आंसर। चलिए, इन द लाइट ऑफ द बिलो स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी जल्दी करना है। जैसे ही आप करोगे एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, ऑब्वियसली भाई ये तो सही है, एसिड स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ऐसे जो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिड है। अब देखो कि ये बॉन्ड वीक है, दिस इज अ वीक बॉन्ड। अब चूंकि ये बॉन्ड वीक है तो जल्दी से हाइड्रोजन टूट के निकल जाएगा, हाइड्रोजन टूट के निकल गया, एंड दिस इज अ वीक बॉन्ड, HI इज अ वीक बॉन्ड। मतलब स्टेटमेंट 1 इज गुड है, सही है। स्टेटमेंट 2, as the size of the element increases the bond strength decreases and acidic strength increases। सही तो यार, जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, बॉन्ड ओवरलैप कमजोर होगा, बॉन्ड वीक होगा, हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा। आगे बढ़ जाते हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा आपके ऊपर। नेक्स्ट, जैसे ही आप जाओगे, देख लेते हैं, सही है, आगे बढ़ जाते हैं। इनकरेक्ट अबाउट द नोबल गैस पढ़ लेते हैं एक बार यहां से कि सर which of the following is incorrect about noble gas। नोबल गैस है वीक डिस्पर्शन फोर्स, इनकरेक्ट पूछा गया। ऑब्वियसली भाई नोबल गैस में नॉन पोलर है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। चलिए नेक्स्ट, नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि वो स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता है, हमें अपनी तरफ से एनर्जी देना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर में ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, एंड नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों में से आपको क्या लग रहा है? नोबल गैसेस आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। तो देखोगे ये बात भी ट्रू है, हमने कहां पढ़ा है? हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज इनर्ट गैस इसी चैनल पे वीडियो में पढ़ा हुआ है, देख सकते हैं जाके, ठीक है। नोबल गैसेस हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? अरे यार, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आंसर इनकरेक्ट अगर पूछा गया है तो डी ऑप्शन मार के आगे बढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे ही आप अगले क्वेश्चन पे जाओगे, पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना, कह रहा है गिवन सीक्वेंस इज नॉट मैचिंग इट। तो पहला वाला देखो, इंक्रीजिंग एसिडिक, ये वाला बेसिक ऑर्डर हम पढ़ते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, स्मॉल साइज है, तो लोन पेयर आराम से डोनेट होगा स्मॉल साइज की वजह से, और बेसिक हो गया, और उसको उल्टा कर दिया तो एसिडिक, ये तो सही है। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, जल्दी जल्दी करेंगे, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी सही है बेटा। रिड्यूसिंग पावर अगर आप पढ़ोगे तो ये रहेगा। आप यहां से भी जज कर सकते हो, सर ये Pb+4 में खट से रिड्यूस होना चाहेगा, तो इसका तो जल्दी से रिड्यूस करने का मन कर रहा है, तो ये खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा। तो दिस इज अ गुड ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन। एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी सही है, एसिडिक स्ट्रेंथ बिल्कुल सही है, HF, HCl, HBr, HI। फिर लास्ट ऑप्शन आते हैं इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। इंक्रीजिंग pKa वैल्यू मतलब डिक्रीजिंग Ka वैल्यू। इंक्रीजिंग pKa वैल्यू का मतलब डिक्रीजिंग Ka वैल्यू, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का कम हो रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। बेटा क्या ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है? नहीं, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा बढ़ रहा है, बिकॉज जो जल्दी हाइड्रोजन देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, जो जल्दी हाइड्रोजन देगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। डी ऑप्शन, मजा आ गया सर। 17, अब 17 के बाद यहां आते हैं, 17 के बाद यहां आते हैं 18। Which of the following compound of sulfur has OO linkage? Which of the following compound of sulfur has OO linkage? आइए, सबके स्ट्रक्चर में कौन में पेरोक्साइड लिंकेज है? Which of the following has OO linkage? आ जाओ, सल्फ्यूरिक एसिड आप सब लोग पढ़ते हो, पहला बना के बताता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड में कहीं भी पेरोक्साइड लिंकेज नहीं है। H2S2O8, H2S2O8, देखो सल्फर होगा, H2S2O8 सल्फर होगा, तो देखो आप सबसे पहले H2SO4 बना दो, यहां पे OH और यहां पे OH। अभी देखोगे हमने H2S2O7 बना रखा है, H2S2O6 बना रखा है,
H2SO8 बनाने के लिए कुछ इस तरह से करना पड़ेगा। तो दिस इज H2SO8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO8, हाँ या ना? Which of the following compound has OO linkage? H2SO8 परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। मजा आ गया? चलिए, जैसे ही आप ये करेंगे H2SO7 में क्या दिक्कत है? तो बेटा सिंपल ऑक्सीजन आएगा वहां पे। H2SO7 में क्या आएगा? सिंपल ऑक्सीजन आएगा। तो दिस इज द सिंपल ऑक्सीजन H2SO7। ठीक है, H2SO3 की तो बात कम ही है। H2SO5 होता है कैरोज एसिड, इसका ध्यान रख लेंगे। H2SO5 इज कैरोज एसिड, कैरोज एसिड। ठीक है, यहां पे आपके पेरोक्साइड लिंकेज आता है और यहां पे भी पेरोक्साइड लिंकेज आ रहा है। इसमें से कैरोज तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए यही ऑप्शन में है। अगले पे मूव कर जाते हैं, स्क्वायर। अच्छा, इसमें वीबीटी पे क्वेश्चन आ गया, वीबीटी वीएसीपीआर का क्वेश्चन आ गया, फटाफट से करिए। मैच जेनॉन का, और आप देखेंगे अगर तो पूरा पूरा हमने ऑलरेडी हमारे नोट्स में डिस्कस्ड है, सारा का सारा डिस्कस्ड है। ठीक है, XeO3 तो यार याद हो जाता है। XeO3 एक लोन पेयर और यहां पे कुछ इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। O3 है, एक लोन पेयर और कुछ इस तरह से पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है। XeO3 में पिरामिडल है, C का 4 है, कहीं पे भी C का 4 दिख रहा है, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे, एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन है, बाकी आप करते रहिए। XeO3 से ही सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, जैसे ही आपने किया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ देते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट कम फ्रॉम हाइड्रोलिसिस टाइप रिएक्शन? अच्छा, पढ़िए। हाइड्रोलिसिस ऑफ हैलाइड्स हमने पढ़ रखा है। SiCl4 सिलिसिक एसिड SiOH4 बनाता है, फर्दर हीटिंग से SiO2 बनाता है। चलो ठीक है, नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस करोगे, अमोनिया गैस रिलीज हो जाता है, यह भी हाइड्रोलिसिस है। लेकिन क्या ये हाइड्रोलिसिस है या फिर मैंने दिखाया था ऑक्सीडाइजिंग पावर? जब हम पढ़ा रहे थे हेलोजन फैमिली में ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजेंस, और वहां पे मैंने ये रिएक्शन कराया था। F2 इज वेरी हाईली ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर एंड देयरफॉर फ्लोरीन से HF बना लेता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आते हैं, विच ऑफ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, ये वाला करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, मतलब जो हीट देने के बाद भी स्टेबल रहे, थर्मल स्टेबल, थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी देने के बावजूद स्टेबल है, वो ऑर्डर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी? जल्दी से, पहला ऑप्शन है H2S H2Ac। देखो, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब बॉन्ड स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब H2O बेटा बॉन्ड स्ट्रांग है, स्मॉल साइज है, ओवरलैप अच्छा है, बॉन्ड स्ट्रांग है। थोड़ा सा साइज बढ़ा, ओवरलैप कमजोर हुआ, थोड़ा बॉन्ड वीक हुआ। थोड़ा और साइज बढ़ा, ओवरलैप थोड़ा ओ से टीपो, एंड दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी। यही कुछ स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। और जो स्टेबल है, जो स्टेबल है हीट देने के बाद भी नहीं टूटता है, जो स्टेबल है हीट देने के बाद भी नहीं टूटता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव कर जाते हैं। यहां पे फिर से वीबीटी वीएसीपीआर पे क्वेश्चन है। आप केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ो उसका पूरा आइडिया यहां पे लग जा रहा है। आइए, XeF4 XeF6, अच्छा XeO3 तो याद ही कर लो ना भाई। पिरामिडल स्ट्रक्चर अभी अभी बताया था, कोई पिरामिडल है क्या? डी का 1 ऑप्शन, डी का 1 ऑप्शन केवल यहां है। बाद बाकी सारे स्ट्रक्चर अभी भी इस YouTube चैनल पे पढ़े हैं, और आज से पहले जितने भी पढ़ाए हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, सब अच्छा पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। आप सब लोग कंपेयर भी करते, मैंने एक वीडियो भी देखा, सर गुस्से हो गए, वहां पे किसी ने बोल दिया वीटी सर अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा बोला, या खराबी बोला मान लेते हैं, तो गुस्सा नहीं होना आपने, है ना। बच्चे हैं वो, छोटे बच्चे हैं वो, तो कुछ भी गलतियां कर सकते हैं, और उनको गलती करने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस एज में है। लेकिन हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारे अंदर इतनी खोपड़ी में समझ होनी चाहिए ना भाई, कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बच्चों को सिखाना है हमें। तो कोई कंपेयर कर रहा है तो बच्चों को बस इतना बोलना है कि दोनों ही अच्छे टीचर्स हैं, दोनों ही नीट के लिए पढ़ा रहे हो, मजा आ रहा है, आप लोग पढ़ो बस। मुझे भी मजा आ रहा पढ़ा के, उन सर को भी मजा आ रहा होगा, जिसका भी नाम लेते हैं, बच्चे लेते हैं, ये बच्चों की गलती है, मतलब
है ना। इस पे मैं कई बार बच्चों को यही समझाता हूं, बेटा दोनों ही अच्छे हैं। नेगेटिविटी फैला के आज तक किसी का कोई भला नहीं हुआ है। नेगेटिविटी फैलाने से दो कदम पीछे गए हैं लोग, आगे नहीं आते। मैं आज तक मेरे वीडियोस में देखिए मैंने कभी बोला अरे उनसे ना पढ़ना, उनसे ये करना, उनसे वो करना, नहीं। मैंने आपके बारे में जब भी बच्चा बोला मैंने एक स्टेटमेंट यूज करी कि सर बहुत अच्छे टीचर है, सर बहुत ईमानदार टीचर है, सर बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते, सर बहुत मजेदार है, सर की एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छी है। लेकिन नहीं, आप तो भड़क जाते हैं। निंदक नियरे राखिए, कबीर साहब को फॉलो करिए सर। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सी ऑप्शन है ना। अब एक वीडियो मेरे सामने आया, मैंने देखा, मैंने वो हो गए, पैनिक हो गए टीचर, अरे सर उनको कैसे बेटर बोल दिया। अरे बच्चे हैं यार, मेरे बारे में, मेरे पास भी आके आपके बारे में अच्छे लिखते हैं, मैं पैनिक नहीं होता, मुझे पता है, ये बच्चे हैं, इनको सिखाना पड़ेगा हमें, और हमें और आप तो सिखाएंगे यार, क्या सिखाना है। चलिए, प्योर नाइट्रोजन, हैबर प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, डेकन प्रोसेस से क्या क्या बनता है। बहुत अभी हाल में ही, बहुत कम समय हुआ और मैंने डेकन्स प्रोसेस में डिस्कस किया था, बताएंगे कोई? बताना ही पड़ेगा, डेकन्स प्रोसेस में मैंने डिस्कस किया था। और दूसरा ऑप्शन देखिए, डेकन्स प्रोसेस में कौन सा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, अच्छा मेरा क्वेश्चन इधर उधर हो गया, 19, 20, 21, 22, 23, आइए। अच्छा, प्योर नाइट्रोजन भी तो हमारे नोट्स का है, याद करो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था इसके ऊपर, हाँ या ना सर। अम्मी अजान करती तो अजान से हमें याद था सोडियम अजाइड और बैरियम अजाइड, तो यार कहीं पे सोडियम अजाइड और बेरियम अजाइड, ए का 4 ऑप्शन चमक रहा है क्या? ए का 4 केवल यहीं पे है। डेकन्स प्रोसेस में थोड़ी देर पहले Cl2 बनाया था भाई, याद करो, Cl2 बनाया था डेकन्स प्रोसेस से, तो डी का 1 होगा, डी का 1 यहां है, ए का 4 यहां है, ए ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाते हैं। बाकी आगे नेक्स्ट, अगेन वीबीटी और वीएसीपीआर का क्वेश्चन बच्चे, अगेन वीबीटी और वीएसीपीआर का क्वेश्चन, और फिर से बेटा जेनॉन वाला ही, फिर से मैं वही बोलूंगा, इसमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना करो, इतना टाइम वेस्ट मैं इधर भी नहीं करता, आप भी ना करो। XeO3 पिरामिडल है, हमने बार बार बना के देख लिया, तो बी का 3 ऑप्शन आ रहा है, केवल यहीं पे है, बी ऑप्शन मार के हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा यहां पे डी ऑप्शन कैसे है, अच्छा बी का 3 यहां भी तो है, चलो नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। XeF6, चलो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ए का 1 ही होगा, चलो अच्छी बात। सी में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस डी ऑप्शन अगर मैं चेक कर लूं तो पता लग जाएगा कि कौन सा सही है। अगर मैं नहीं, सॉरी, डी भी सेम है, सी ऑप्शन में डिफरेंस है, तो सी ऑप्शन चेंज कर लेते हैं, ए ऑप्शन में भी चेंज है, चलो मैं ए मिला रहा था, चलो कोई भी बात नहीं। XeF6 देख लेते हैं। अब यहां पे 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भाई 6 बॉन्ड बने हैं, मजा आ गया, और एक लोन पेयर आ रहा है, यही हो रहा है क्या? 6 बॉन्ड बने हैं और एक लोन पेयर आ रहा है, भाई sp3d2 यहां से चमका होगा। अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो बेटा पेंटागोनल बाई पिरामिडल चमकेगा, लेकिन एक लोन पेयर पेंटागोनल बाई पिरामिडल में होता है तो जो शेप हो जाता है वो होता है क्या? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। जो शेप हो जाता है वो हो जाता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो यार डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहां से हो जाएगा? XeF6 में डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ए का 1 यहीं पे है डी ऑप्शन में, इसलिए इसको यहां से हटाइए, बी ऑप्शन का करेक्ट नहीं है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। जैसे आप नेक्स्ट मूव करोगे बेटा, गैडोलिनियम एफ ब्लॉक कह रहा है, पढ़ते हैं इसको, गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज, एग्जैक्टली सेम लाइन एफ ब्लॉक की एनसीईआरटी में लिखी है कि गैडोलिनियम जो है, अच्छा इस पे 2-3 बार क्वेश्चन आया गैडोलिनियम पे, वही बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस बनते चले जाते हैं इसके। चलिए, हाई एक्सचेंज इंथैल्पी की वजह से लो वैल्यू ऑफ द थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, एक्सचेंज इंथैल्पी बहुत हाई हो जाता है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी का लाइन है, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नीट 22 का ये भी सवाल है, जल्दी। इन द न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइज होता है
आयोडाइड माइनस को वो कर देता है, ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड इनटू आयोडेट। बहुत अच्छा। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अच्छा मैंगनीज, यार ये भी कोई सवाल है। हमने KMnO4 की I माइनस से रिएक्शन कराते हैं तो ये तो ऑक्सीडाइज करेगा ही ना I माइनस, और जो भी करे आयोडेट में कर गया। लेकिन इसका क्या होता है, Mn+7 से कहां चला जाता है, +2। मैंगनीज जो है बेटा वो +7 से +2 में चला जाता है। Mn+7 से +2, +7 से +4, नॉट +2 यार, ये एसिडिक होता है। +7 से +2 जो है वो एसिडिक होता है। दिस इज +4। कौन सा, ऑब्वियसली बी ऑप्शन मार के चले जाते हैं आगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आगे, +7 से +2 अगर बोला जाए तो वो एसिडिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए करते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ये क्वेश्चन आपके क्लास स्टार्ट होने से जस्ट पहले मुझे मिला था, ठीक है, तो मैंने सोचा फटाफट आपके सामने ही सॉल्व कर देते हैं, पहले देख के नहीं आएंगे। चलिए आइए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है, इधर और इधर, ठीक है। चलिए पहला एलिमेंट विच एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। याद करो स्कैंडियम हमेशा +3 में होगा बच्चे। स्कैंडियम +3 में स्टेबल स्टेट होता है, ओनली +3 स्टेट एग्जिबिट करता है स्कैंडियम, ठीक है। ये डी ब्लॉक का दूसरा पैराग्राफ जब आपके ऑक्सीडेशन स्टेट का आता है वहां पे लिखा हुआ है, एक पूरी टेबल बनाई गई है, इंक्रीजेस अप टू मैंगनीज और डिक्रीजेस अप टू जिंक, ठीक है। स्कैंडियम +3, डी का 3 यहां भी है और ए में भी है, बट ए में भी लेके चलते हैं, देखते हैं कौन सा सही है। बी में देखते हैं, एलिमेंट विथ विच एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। याद करो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां होता है, +7 तक होता है, ठीक है। +7 तक होता है तो बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 कहां है, ऑब्वियसली इसमें है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, बी का 1 हो गया। सी भी पढ़ लेते हैं, एलिमेंट विच इज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन +2। यार एलिमेंट क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 स्टेबल नहीं है बेटा, क्रोमियम +2 स्टेबल नहीं है, वो क्या हो जाता है क्रोमियम +2, 3d4, खटाखट से 3d5, वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए तो आपके पास मिल चुका है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लैंथेनाइड विच विथ 1 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड 1 गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट डी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट डी ऑप्शन में दिख रहा है। एनसीईआरटी का लाइन है, एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी डीएनएफ ब्लॉक में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, द डिक्रीज इन साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द एक्टिनाइड सीरीज। क्यों भाई, लेफ्ट से राइट जाने पे साइज डिक्रीज हो रहा है। अगेन भाई क्या ये हमें पता है, पुअर शेल्डिंग इफेक्ट। एक्टिनाइड सीरीज है, लैंथेनाइड भी नहीं, एक्टिनाइड मतलब 7th पीरियड, ठीक है। तो क्या यहां पे बेटा आपके पास 5p हो जाएगा, सॉरी 5f ऑर्बिटल हो जाएगा, n-2f। तो क्या यहां पे n-2f वाला सही होगा, पुअर शील्डिंग तो सही है बट n-2f का होगा। अगला सवाल, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आपको याद होगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है या कुछ ऐसा लग रहा होगा। देखो जहां तक बात रहती है बच्चों की पढ़ाई की, तो वहां मैं छोटे छोटे क्वेश्चन करा के और ऐसे ऐसे करा के नहीं भाग जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल बोलूंगा बेटा, आपके एक लास्ट ईयर आया था बहुत ऐसा वो परेशान करने वाला सवाल, असर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप, पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, तब होता था, उस टाइप के सवाल कराऊंगा। आइए, क्रोमियम +2 इज ऑक्सीडाइजिंग एंड Mn+3 इज रिड्यूसिंग। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्रोमियम +2, क्रोमियम +2 का मतलब हो गया वही वहां से 3d4 खुद ऑक्सीडाइज, बेटा क्रोमियम +2 ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता है, ये खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा और इसलिए बेटा ये रिड्यूसिंग नेचर का, ठीक है। गलत हो गया, 1 इज इनकरेक्ट, पहला बात तो 1 इज इनकरेक्ट, एक ही ऑप्शन है बेटा डी ऑप्शन। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, जो जिरकोनियम है और हॉफनियम है, अरे 5th पीरियड और 6th पीरियड वालों की साइज बराबर क्यों होती है, जाइए मैंने पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा दिया है, डी ब्लॉक में दोबारा पढ़ाऊंगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। 5th पीरियड और 6th पीरियड वालों की साइज क्यों बराबर हो जाती है, बच्चे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। आगे बढ़ते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज,
लैंथेनाइड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, द इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, और ये सही है, लैंथेनाइड्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सही है। एक्टिनाइड्स आर मेटल्स हैं, बहुत सही है। एक्टिनाइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट देन लैंथेनाइड, बिल्कुल सही है, एक्टिनाइड ज्यादा होते हैं। मोर द ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस आर कलरलेस, अरे मोस्ट गलत है बेटा, ये कलर होते हैं, लैंथेनाइड्स कलर शो करते हैं, कलरलेस नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, एक्साइट हो सकते हैं, नेक्स्ट, कलर शो करते हैं, गलत है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अरे यार, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम +2 में? क्रोमियम होता है बेटा 3d5 4s1, अगर क्रोमियम +2 किया गया तो ये हो जाएगा 3d4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 पॉइंट समथिंग समथिंग। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालते हो n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, बेटा √4 × 6, 4 × 4 + 2 √24 बोर मैग्नेटॉन। वैसे बच्चे सीधा देख लो, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही को पॉइंट लगा दो तो वो हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट, जैसे हमने ये किया, अगले ऊपर मूव कर जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन फॉर्मूला पूछा गया है, चलिए जल्दी से करेंगे। यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर, अच्छा, टू फॉर्म A which decomposes to form B when passed through Cu+2 deep blue color solution of C is formed. What is the formula of C? ठीक है, what is the formula of C? देखो यहां से एक क्लू मिलेगा, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, यहां से एक क्लू मिलेगा, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन, ठीक है। और हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ते पढ़ते दौरान हमने ये सीखा था कि बेटा ब्लू विट्रियोल CuSO4 होता है, तो कॉपर के जनरली जो कंपाउंड्स हमारे पास बनेंगे वो ब्लू कलर में होंगे, जनरली मैंने बोला, फिर अचानक से एक कॉपर का कंपाउंड लेके आके रेड कलर मत दिखा देना, वो भी मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। CuNH3 4+2, तो ये ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा है। वैसे तो मुझे आंसर आ गया, बट मैं बैक ट्रैक करके पूरा समझाता हूं। सी मिल गया, अब कह रहा है when pass through Cu+2, इसका मतलब B हमारा कुछ और होगा और हमने Cu+2 दिया है। कह रहा है यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर, सबसे पहले देखो यूरिया NH2CO NH2, इसके रिएक्शन बेटा आप वाटर से कराओ। यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म A, ठीक है, बहुत अच्छा। जो यहां पे डिकंपोज होके इट फॉर्म्स B, डिकंपोजेस टू फॉर्म B, बहुत अच्छी बात। B when pass through Cu+2, B को जब मैंने Cu+2 दिया है, फाइनली आपके पास CuNH3 बना है। आइए एक एक करके फिर समझे यार, यूरिया को हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बन रहा होगा। पहली बात, यूरिया को हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बन रहा होगा, NH2CO NH2। तो पहली फीलिंग ये आ रही होगी, सर यहां से कुछ ना कुछ अमोनिया टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इसकी डिकंपोजिशन से B बन रहा है और B में कॉपर पास करोगे तो देखो, अगर आपको पूरा नहीं, मान लो मैं एकदम ये टॉपिक पढ़ के ही नहीं गया एग्जाम में, कैसे करूंगा, तो यार यहां से मुझे फीलिंग आ रही है कि अमोनिया होगा। पहले सब्जेक्ट की बात बाद में, कॉमन सेंस की बात कर लेते हैं। मतलब यहां से जो बनेगा वहां अमोनिया होगा, अच्छी बात है। तो ऑप्शन में देखेंगे अमोनिया टाइप का कुछ बन रहा है क्या, एक ही है, चलो हो गया। उसके बाद कह रहा है कि यहां जाने के बाद कॉपर भी दिया गया है, तो कॉपर और अमोनिया का रिलेशन मिलते ही ए ऑप्शन आ जाता। पूरा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, कॉमन सेंस भी लगा लिया करो कभी कभी। और बाकी डीप ब्लू कलर जो है वो CuNH3 का ही बताया हुआ है। उससे पहले हिंट दिया गया है कि कॉपर पास किया गया, तो कॉपर का कौन सा कंपाउंड है जो डीप ब्लू कलर होता है, 4 ऑप्शन में से देख लो। अभी इस पे मूव करते हैं 34 के बाद 35 पे, आइडेंटिफाई, जल्दी से। जैसे आप मूव करेंगे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। जिरकोनियम एंड हॉफनियम, 35 है। जिरकोनियम एंड हॉफनियम, हाँ यहां आ गया, जिरकोनियम एंड हॉफनियम हैव आइडेंटिकल रेडियाई, बिल्कुल सही है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जिरकोनियम एंड हॉफनियम, 5th पीरियड और 6th पीरियड, 4D सीरीज और 5D सीरीज, चलो बराबर होते। लैंथेनाइड का केवल +3 होता है क्या? क्या मैंने लैंथेनाइड ओनली +3 पढ़ाया है या सब पढ़ाया था? +1 भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख के बताया था एंड सो ऑन। तो ये आपके रॉन्ग हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार, बिल्कुल सही है। अगले पे मूव करते हैं, मैच द फॉलोइंग।
मैच द फॉलोइंग, जल्दी जल्दी करेंगे। चलिए यहां से पढ़ते हैं, बी आएगा इसका आंसर, मैं बताता हूं कैसे। द मेटल विच रिवील्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अभी अभी पढ़ा था बेटा Mn। अगर आपको कैसे मुझे आंसर याद था बेटा, अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन किया था, बस उसमें ऑर्डर उल्टा उल्टा था। आ जाओ। द मेटल विच डज नॉट, ये एक आया था +3 वाला, ए का 3 चमका कि नहीं पहले तो, बी का देखो अब। द मेटल ऑल्दो प्लेस्ड इन 3D ब्लॉक इज नॉट कंसिडर्ड ए ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम, मरकरी वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, वो केवल और केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो आपके पास बी का भी 4 आ गया। द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बेटा स्कैंडियम +3 होता है। देखो सेम क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, इसीलिए पीवाईक्यू करना जरूरी है। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं, मैग्नेट और परमैग्नेट के बारे में। द मैग्नाइट एंड परमैग्नेट, मैग्नाइट नहीं है मैग्नेट है। द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। व्हाई? व्हाई मैग्नेट एंड परमैग्नेट, क्यों MnO4- और MnO4-2 क्यों टेट्राहेड्रल होते हैं? आइए, टेट्राहेड्रल है मतलब कहीं ना कहीं उसमें आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर उनका क्लास में कराया हुआ, एनसीईआरटी में भी दी गई है। जो पाई बॉन्डिंग ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल से बनता है बेटा, यहां पे लिखा गया है d ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, संभव ही नहीं है ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल होना। चलो, एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्डिंग, ये भी गलत है बेटा, Mn है d पाई p पाई बनाएगा, Mn का d होगा, ऑक्सीजन का p होगा। तो देखो पाई बॉन्डिंग विच इन्वॉल्व्स ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। बेटा MnO4 माइनस पाई बॉन्डिंग होता है, इसका p ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा और इसका d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, और वही लिखा गया है किसमें, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मूव कर जाते हैं, यहां पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मूव करोगे आ जाओ, मैच द फॉलोइंग, मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस, मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस 1, V2O5 क्या बनाएंगे, PdCl2 निकल कॉम्प्लेक्स। अच्छा कोऑर्डिनेशन का बनाएंगे, चलिए जल्दी जल्दी 1 पढ़ेंगे V2O5। यार V2O5 कांटेक्ट प्रोसेस जब हम पढ़ रहे थे, यहां पे SO2 से SO3 तब बना रहे थे जब हमारे पास V2O5 नाम का वो आ रहा था ऑक्सीडाइजिंग। SO2 से SO3 इन द, क्या ये C ऑप्शन सही है? तो V2O5 के लिए क्या ये C ऑप्शन चल जाएगा? 1 के लिए C बिल्कुल सही है, 1 के लिए C यहां भी है, यहां भी है, देखते हैं। ये याद करो ये क्या है, TiCl4 प्लस ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम, TiCl4 प्लस ट्राई एल्काइल एल्युमिनियम। क्या आपके सामने आ रहा है पॉलीमराइजेशन? क्या आपके सामने आ रहा है पॉलीमराइजेशन? तो दिस इज पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन, 2 का D आ जाएगा, बहुत अच्छा। PdCl2, इथाइलिन से इथेनॉल जब हम बनाते हैं तो यहां पे PdCl2 का इस्तेमाल करते हैं। निकल कॉम्प्लेक्स इज पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइन, तो आपके पास ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला मूव कर जाते हैं यहां पे, IUPAC नहीं बताना है, बड़ा सिंपली आपको समझ आएगा यहां पे, बड़ा सिंपली डाई एक्वा सिल्वर 1 Ag+1 में होता है, तो डाई एक्वा सिल्वर 1 यहां पे आ गया है, और कहीं नहीं है, डाई एक्वा सिल्वर 1 यही है। डाई साइनिडो सिल्वर, तो डाई साइनिडो और सिल्वर ना होकर इस बार अर्जेंटेट होगा, क्योंकि यहां पे माइनस होता है और पहला वाला कॉम्प्लेक्स प्लस होता है, तो डाई साइनिडो अर्जेंटेट 1। ए ऑप्शन आगे बढ़ जाते हैं, 39 का ए ऑप्शन में हम आगे बढ़ गए। जैसे हम 39 के ए ऑप्शन में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वन विल बी आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। आइए, कह रहा है शेप ऑफ dxy dyz dzx बिल्कुल सही है, सिमिलर है, क्योंकि बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल, dx² माइनस y² और dz² जो है वो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स है, वो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल है। dx² माइनस y² dz² वो ऑन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स है, ए ऑर्बिटल्स 40 का ए। जैसे आप आगे बढ़ेंगे बेटा 40 का ए के बाद, द एनर्जी, अरे यार एनर्जी एब्सॉर्ब, अब मुझे बता पाएंगे इसमें कैसे आंसर दिया गया है?
जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट मोर एसएफएल मोर एनर्जी, मोर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट मोर एनर्जी, जितना स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट होगा उतने ज्यादा एनर्जी होगी। सी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट होगा। फिर दो स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट यहां है, सबसे कम यहां है, तो सी ए बी कैब, मोर स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट एंड मोर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। द नंबर ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनिल CO2 CO8 एनसीईआरटी में दिया गया है, दोनों का ये दोनों का ही एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है। 42 में मूव कर जाते हैं बेटा। CO2 CO8 और Mn2 CO10, वहां पे तो कोई भी नहीं है बेटा, 5 CO Mn से लगा होता है। यहां पे Mn और Mn जो है ये 5 CO यहां पे लगे हैं और 5 CO यहां पे लगे हैं, 5 CO यहां पे 5 CO यहां पे, तो कोई दिक्कत नहीं। CO2 CO8 में बेटा 2 कार्बोनिल आ जाते हैं रेस्पेक्टिवली, ए ऑप्शन, 42 का ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट, दोनों का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, जल्दी जल्दी करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कॉम्प्लेक्स। 43, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बेटा मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मोर मैग्नेटिक मोमेंट। जब आप, अब जो यहां पे उतना टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा है ना, तो इसलिए सीधा सीधा 43 का डी ऑप्शन कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कैसे बता देता हूं, यहां पे Fe+3 है, Fe+3 है, और यहां पे ध्यान दीजिए सर ये स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है। इस Fe+3 का मतलब 3d5 हुआ। हाँ सर, स्ट्रॉन्ग फिलिगेंट है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन केवल एक बचा है, 4 तो पेयर्ड हो गए। अब यहां पे आ जाओ कोबाल्ट+2, कोबाल्ट क्या होता है, फेको, मतलब 27, 3d7 4s2, तो बच जाएगा 3d7। ठीक है, 3d7 की आप बात करोगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n=3। यहां पे Mn+3 है, Mn+3 का मतलब हो गया 3d4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि वहां पे पेयरिंग नहीं हुई, वीक फिलिगेंट। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा सर ये वाले मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, फटाफट से मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ए ऑप्शन पढ़िए, इन दोनों में ए ऑप्शन पढ़िए क्या हो रहा है सर, NO2 और ONO क्या ये एम्बिडेंटेड लिगेंड्स हैं, और एम्बिडेंटेड लिगेंड्स लिंकेज आइसोमेरिज्म, तो ए का 3 लिख सकते हैं, ये भी है और ये भी है, देखते हैं ए होगा कि सी होगा। अब आते हैं इनमें, देखो ये दोनों के दोनों बेटा कॉम्प्लेक्स है, केटाइन और एनाइन, तो क्या इसमें हम कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, तो क्या इसका 2 हो जाएगा, बी का 2 ही रहेगा, बी का 2 हो जाएगा, ये सही है। सी का देख लेते हैं यार, एक बार Br बाहर है, एक बार SO4 बाहर है, आयन डिफरेंट है, मतलब आयोनाइजेशन आइसोमर हो गया है, सी का 1, बहुत सही। डी वाले में बेटा वाटर इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व है तो अपने आप आंख बंद करके हाइड्रेट मार दीजिए, सॉल्वेट मार दीजिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला ऑप्शन सर्सन रीजन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहां पे आइए, द मेटल इन द मेटल कार्बोनिल, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, बिल्कुल सही है। मेटल कार्बन बॉन्ड में, मेटल कार्बोनिल में दोनों सिग्मा और पाई बॉन्ड होता है, बिकॉज द लिगेंड टू मेटल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड एंड मेटल टू लिगेंड, एक्सेप्शन नहीं है, मतलब ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज का आंसर नहीं है भाई, दोनों ही सही है, बोथ आर ट्रू, बट ये एक्सप्लेनेशन नहीं कि क्यों सिग्मा और क्यों पाई होता है, वो एंटी पाई स्टार ऑर्बिटल से हम समझाते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग में। चलो नेक्स्ट आपके पास 45 हो गया, 5 और क्वेश्चन है, 5 और क्वेश्चन है, वो आपको मैं PDF में दे दूंगा, वहां पे 5 क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। और ये EDTA-4 बेटा ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 4 एसिटेट का ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन लोन पेयर है, O- है 4 और 2 नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो यहां पे याद हो गया होगा। 4 ही क्वेश्चन और बचे हैं आपके, आप कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।